नमस्ते प्यारे बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे प्रोटीन। क्या पढ़ेंगे? प्रोटीन के बारे में चर्चा करेंगे। जैव अणु की बात करें तो प्रोटीन में बात करें, सबसे आवश्यक तत्व होता है मनुष्य के लिए प्रोटीन। तो प्रोटीन देखिए प्यारे बच्चों, प्रोटीन किससे? दाल खाए, मछली खाए या रोटियां खाए, सबसे जब जितने भी अनाज वगैरह होते हैं, अंडे वगैरह, इन सबसे प्रोटीन प्राप्त होती है। तो अपन चर्चा करते हैं प्रोटीन होती क्या है। देखिए प्यारे बच्चों, प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन क्या होती है? एमिनो अम्लों के उच्च अणुभार वाले जटिल जैव बहुलक होते हैं। प्रोटीन की बात करें तो एमिनो अम्लों के उच्च अणुभार वाले जटिल बहुलक होते हैं। ये सभी जीवित कोशिका में पाए जाते हैं। ये सभी किस में पाए जाते हैं? जीवित कोशिका में पाए जाते हैं। मतलब जीव जंतु पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, लेकिन जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं, मृत कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। प्रोटीन का ग्रीक नाम, ग्रीक जो प्रोटीन जो नाम है वो ग्रीक शब्द प्रोटियो से लिया गया है। प्रोटीन का जो नाम है वो ग्रीक शब्द प्रोटियो से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रोटियोस का अर्थ होता है प्राथमिक महत्व तत्व। प्राथमिक महत्व क्यों? क्योंकि प्रोटीन क्या है? शरीर की वृद्धि और उसके अनुरक्षण के लिए अति आवश्यक होता है, इसलिए इसे जीवन के यौगिक भी कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं? जीवन के यौगिक भी कहते हैं। प्रोटीन नाम जो है ग्रीक शब्द प्रोटियो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्राथमिक महत्व। क्यों प्राथमिक महत्व क्यों है? क्योंकि प्रोटीन शरीर की वृद्धि और उसके अनुरक्षण के लिए अति आवश्यक होता है, और ये जीवन के लिए क्या होता है? उपयोगी होता है, जीवन के लिए अति आवश्यक होता है, इसलिए जीवन के यौगिक भी कहते हैं। ये वनस्पतियों की तुलना में जीव जंतुओं की प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। वनस्पतियों की तुलना में जीव जंतु की प्रोटीन की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। अगला देखो, जीवधारियों में बाल, त्वचा, नाखून, हीमोग्लोबिन, मांसपेशियां, एंजाइम, एंटीबॉडीज, कुछ हार्मोन्स आदि किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। कैसे? कि जीवधारियों में जो बाल होते हैं, त्वचा होती है, नाखून होते हैं, रक्त में जो हीमोग्लोबिन होती है, मांसपेशियां होती है, एंजाइम हो गए, एंटीबॉडीज हो गए, कुछ हार्मोन्स हो गए, वो सारे आपके किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। तो प्रोटीन किससे बनी होती है? एमिनो अम्लों से। तो प्यारे बच्चों, एमिनो अम्ल अपने लिए आवश्यक होता है, क्योंकि एमिनो अम्ल होंगे तो प्रोटीन बनेगी। प्रोटीन होंगे तो अपनी त्वचा के जो जीव है, बाल है, त्वचा है, हार्मोन्स है, एंजाइम है, एंटीबॉडीज है, वो सारे प्रोटीन के बने होते हैं। तो आगे देखिए प्यारे बच्चों, अब आता है प्रोटीन का संगठन। टॉपिक का नाम क्या है? प्रोटीन का संगठन की बात करें, चर्चा कर रहे हैं प्रोटीन का संगठन क्या होता है। प्रोटीन देखिए, सभी प्रोटीन है वो नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। कहने का मतलब सभी जो प्रोटीन है वो नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक के बने होते हैं, जिनमें नाइट्रोजन के अतिरिक्त उसमें कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन और सल्फर उपस्थित होते हैं। कुल मिलाकर के बात करें, प्रोटीन के संगठन की बात करें तो सभी प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक से बने होते हैं, जिनमें नाइट्रोजन के अतिरिक्त कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, सल्फर होगा, ठीक है, आदि तत्व क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। लेकिन यहाँ कुछ मात्रा में प्रोटीन में कुछ मात्रा में इनके अतिरिक्त भी क्या क्या पाया जाता है? जैसे फास्फोरस पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है, कुछ धातु तत्व जैसे लोहा है, तांबा है, जिंक है, मैग्नीज है, आदि तत्व भी पाए जाते हैं। ये ज़्यादा मात्रा में, लेकिन कुछ मात्रा में आपके फास्फोरस भी, आयोडीन और कुछ धातु तत्व जैसे तांबा है, लोहा है, जिंक है, मैग्नीज है, आदि भी पाए जाते हैं। स्रोत के आधार पर इन तत्वों की प्रतिशतता बदली जाती है। जिस प्रकार के स्रोत चाहिए उस प्रकार इन तत्वों की प्रतिशत मात्रा क्या होती है? कम ज़्यादा होती रहती है। अब आता है प्रोटीन के आंशिक जलावरण कराने पर भिन्न भिन्न अणुभार वाले पेप्टाइड प्राप्त होते हैं। भिन्न भिन्न अणुभार वाले क्या प्राप्त होते हैं बेटा? पेप्टाइड प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब यदि प्रोटीन का आंशिक जलावरण करे तो भिन्न भिन्न अणुभार वाले, अलग अलग अणुभार वाले पेप्टाइड प्राप्त होते हैं। तो ये प्रोटीन के संगठन के बारे में था। सभी प्रोटीन है वो नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक से बने होते हैं, जिनमें नाइट्रोजन के अतिरिक्त कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर पाए जाते हैं। कुछ प्रोटीन के अतिरिक्त कुछ मात्रा में प्रोटीन में इनके अतिरिक्त फास्फोरस है, आयोडीन है, कुछ लोहे तत्व पाए जाते हैं, धातु तत्व पाए जाते हैं, जिसमें लोहा है, तांबा है, जिंक है, मैग्नीज आदि पाए जाते हैं। स्रोत के आधार पर इन तत्वों की प्रतिशत मात्रा चेंज होती है। प्रोटीन का यदि आंशिक जलावरण किया जाता तो भिन्न भिन्न अणुभार वाले पेप्टाइड प्राप्त होते हैं। देखिए, जो पूर्ण जलावरण
होने पर क्या प्राप्त होगा, एमिनो अम्ल। देखिए प्रोटीन का यदि आपने जलापटन किया तो पेप्टाइड प्राप्त हुआ, पेप्टाइड का फिर जलापटन किया तो लास्ट में एमिनो अम्ल प्राप्त हो गया। तो प्रोटीन से जलापटन से पेप्टाइड और पेप्टाइड के जलापटन से क्या प्राप्त हो गया, एमिनो अम्ल प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से प्रोटीन के जलापटन से पेप्टाइड, पेप्टाइड से एमिनो अम्ल का निर्माण होगा। अतः प्रोटीन वास्तव में एमिनो अम्लों से निर्मित पॉलीपेप्टाइड होते हैं। अब अपन कह सकते हैं इस आधार पर कि जो प्रोटीन है वो पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन है वो पॉलीपेप्टाइड जो एमिनो अम्लों से, प्रोटीन वास्तव में एमिनो अम्लों से निर्मित पॉलीपेप्टाइड, क्योंकि एमिनो अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड। एमिनो अम्ल जुड़ करके पेप्टाइड, देखो एमिनो अम्लों के बीच में पेप्टाइड बंद होता है, बहुत सारे पेप्टाइड होते हैं उसे कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड को क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं, जिनका अनुपात लगभग कितना होना चाहिए, 10,000 से अधिक होना चाहिए, और जिसमें 20 प्रोटीन, सभी प्रोटीन 20 एमिनो अम्लों से बनी होती है। जो एमिनो अम्ल अपने प्रकृति में कितने 20 प्रकार के एमिनो अम्ल होते हैं, उन सभी से प्रोटीन बनी होती है। तो सभी प्रोटीन कितने प्रकार के एमिनो अम्लों से, 20 प्रकार के एमिनो अम्लों से बनी होती है। प्रोटीन वास्तव में प्रोटीन वास्तव में बात करें तो एमिनो अम्लों के निर्मित पॉलीपेप्टाइड होती है, जिनका अणुभार लगभग 10,000 से अधिक होना चाहिए। सभी प्रकार की प्रोटीन 20 एमिनो अम्लों से बनती है। सभी प्रकार प्रोटीन किससे बनती है, 20 प्रकार के एमिनो अम्लों से बनती है। आगे की बात करें एमिनो अम्ल होते क्या है, आगे की अपन चर्चा करें एमिनो अम्ल होते क्या है, क्या होते हैं एमिनो अम्ल। देखिए वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु में जैसे एमिनो अम्ल मान लो NH2 और कार्बोक्सिलिक समूह मान लो COOH, दोनों समूह पाए जाते हैं, उन्हें एमिनो अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, एमिनो अम्ल। मतलब वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु में एमीन समूह मान लो एमिनो समूह NH2 और कार्बोक्सिलिक समूह COOH दोनों समूह पाए जाते हैं, तो उन्हें एमिनो अम्ल कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं, एमिनो अम्ल। तो एमिनो अम्ल की बात करें, सामान्य सूत्र की बात करें, जैसे CH है, ये R है, ये आपका COOH है, और ये आपका NH2 है। तो ये जो सारा सूत्र पाया जाता है वो एमिनो अम्ल होते हैं। बेटा क्या होते हैं, एमिनो अम्ल होते हैं। और एमिनो अम्ल जो है वो प्रोटीन है, वो 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से बनी होती है। आगे बात करें एमिनो अम्लों का नामकरण, किसकी बात करें, एमिनो अम्लों का नामकरण की बात करें तो एमिनो अम्ल जो है वो रूढ़ नाम होता है। एमिनो अम्लों को रूढ़ नाम पद्धति से किया जाता है या रूढ़ नाम से जाना जाता है। और ये जो रूढ़ नाम जो होते हैं उनके गुण के आधार पर या उनसे प्राप्त होने वाले एमिनो अम्लों के स्रोत के आधार पर इनका रूढ़ नाम डिसाइड किया जाता है। मतलब उनका जो रूढ़ नामकरण लिखा जाएगा वो उनके गुण के आधार पर या उनके स्रोत के आधार पर। जैसे देखिए NH2COH का नाम है 2 एमिनो एथेनोइक अम्ल। देखो 1 2 इसको एमिनो बोलते हैं, 2 एमिनो हो गया, एथेनोइक अम्ल हो गया, के स्थान पर उसको ग्लाइसिन नाम से जानते हैं। IPC नाम क्या होता है, 2 एमिनो एथेनोइक अम्ल होता है, लेकिन जाना किससे जाता है, ग्लाइसिन के नाम से जाना जाता है। ग्लाइसिन के नाम से क्यों जाना जाता है, ये स्वाद में कैसा होता है, मीठा होता है, इसलिए इसको ग्लाइसिन के नाम से जाना जाता है। 2 एमिनो एसिटिक अम्ल के नाम से नहीं जाना जाता है, या 2 एमिनो एथेनोइक अम्ल के नाम से नहीं जाना जाता है, ग्लाइसिन के नाम से जाना जाता है। ये स्वाद में क्या होता है, मीठा होता है। तो एमिनो अम्लों का जो नाम है वो रूढ़ नाम है। रूढ़ नाम किसके आधार पर पड़ा, उनके जो गुण है, उनसे जो स्रोत होते हैं, जो प्राप्त होते हैं, उनके आधार पर एमिनो अम्लों का नामकरण प्राप्त हुआ। आगे की बात करते हैं अपन। अब आता है एमिनो अम्लों का सामान्यतः 3 अक्षर, एमिनो अम्लों का नामकरण जो है प्रतीक चिन्ह है वो 3 अक्षरों में है। कभी कभी उसको एक अक्षर में संकेत के रूप में भी लिखा जा सकता है, या संकेत के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखो अपने प्रकार के 20 प्रकार के एमिनो अम्ल है, जिसमें सबसे पहले ग्लाइसिन है। इसका आपको संक्षिप्त नाम 3 शब्दों वाला याद रखना है, GLY, इसको शॉर्ट में GB कहते हैं। एलेनिन दूसरा नाम है, एलेनिन को ALA कहते हैं, इसको शॉर्ट नाम A के द्वारा। नंबर 3 पे आता है सीरीन आता है, सेरीन या सीरीन की बात करें SER होता है, शॉर्ट नाम S होता है। नंबर 4 की बात करें थियोनिन, तो प्रतीक चिन्ह इसका होता है THR होता है, शॉर्ट में T होता है। तो अपने एमिनो अम्ल 20 प्रकार के, उनका संक्षेप सारणीबद्ध पढ़ रहे हैं। ग्लाइसिन को GLY कहते हैं, एलेनिन को क्या कहते हैं, ALA कहते हैं, सीरीन को क्या कहते हैं, SER कहते हैं, थियोनिन को THR कहते हैं। इस प्रकार 5वें नंबर पे आता है वेलिन।
वेलिन को क्या कहते हैं, VAL कहते हैं। ल्यूसीन को LEU कहते हैं। आइसोल्यूसिन को ILE कहते हैं, शॉर्ट में इसको I कहते हैं, ल्यूसीन को L कहते हैं। एस्पार्टिक को क्या कहते हैं, ASP कहते हैं, इसको शॉर्ट में D कहते हैं। ग्लूटेमिक अम्ल की बात करें तो GLU, गुल्लू कहते हैं, इसको E के नाम से जाना जाता है। ग्लूटेमीन, देखो ग्लूटेमिक GLU, ग्लूटेमीन मीन ना आएगा तो इसको मतलब GLN हो जाएगा, ग्लूटेमिक GLU, ग्लूटेमीन GLN हो जाएगा। एस्पेरेजिन ESN हो जाएगा, आर्जिनिन ARG हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में लाइसिन की बात करें LYS, जिसको शॉर्ट नाम के नाम जाना जाता है। सिस्टीन का बात करें, सेरीन अलग है, सिस्टीन का CYS के नाम से शॉर्ट C हो गया। मिथ्योनिन को क्या कहते हैं, METM कह सकते हैं। फेनिल एनिलीन को क्या कहते हैं, PHE या F कह सकते हैं। टायरोसिन को TYR कहते हैं या Y कह दो। ट्रिप्टोफेन को TRP या W कह सकते हैं। स्टेडीन को क्या कहते हैं, HIS या H कह सकते हो। प्रोपिलिन को क्या कहते हैं, PROP कहते हैं। तो ये 20 प्रकार के एमिनो अम्ल थे, आप 2-3 बार पढ़ना है, अच्छी तरीके से नोट्स बनाने हैं। तो ये आपके 20 प्रकार के एमिनो अम्ल हो गए। इसके बाद में चलता हूँ बेटा, एक आते हैं एमिनो अम्लों को 2 भागों में बांटा गया, आवश्यक और अनावश्यक। देखो पहले बच्चों, आवश्यक एमिनो अम्ल किसे कहते हैं, अनावश्यक एमिनो अम्ल किसे कहते हैं। ऐसे एमिनो अम्ल जिनका संश्लेषण मनुष्य के शरीर में नहीं होता है, उनको भोजन में लेना आवश्यक होता है, उन्हें आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। ऐसे एमिनो अम्ल जिनका शरीर में या तो उत्पादन हो जाता है या जिनको नहीं ग्रहण करने पर शरीर पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है, उन्हें अनावश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। तो सबसे पहले कौन सा पढ़ रहे हैं, अनिवार्य एमिनो अम्ल। कौन सा पढ़ रहे बेटा, अनिवार्य एमिनो अम्ल की बात करें तो कुल मिलाकर कितने 20 ऐसे ज्ञात एमिनो अम्ल है जो अत्यंत प्रकार से संयुक्त होकर के हजारों किस्मों की प्रोटीन अणु का निर्माण करते हैं। कुल मिलाकर के अपन बात करें कि अपने प्रकृति में 20 प्रकार के ऐसे एमिनो अम्ल है जो अत्यंत क्या होते हैं, अत्यंत प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म प्रकार के होते हैं, जो संयुक्त होकर के हजारों किस्मों के प्रोटीन अणु का निर्माण करते हैं। शरीर की वृद्धि और विकास के लिए कई हजारों किस्म की प्रोटीन की आवश्यकता होती है। शरीर की जो वृद्धि और निर्माण करना है उसके लिए कई हजारों किस्मों की प्रोटीन का निर्माण होता है। इन प्रोटीनों में पाए जाने वाले एमिनो अम्ल को संश्लेषण समस्त पेड़ पौधे या जीव जंतु में होता है, लेकिन कुछ जाति में, जंतुओं में या मनुष्य में 10 ऐसे एमिनो अम्लों का संश्लेषण नहीं होता है। 10 ऐसे एमिनो अम्लों का संश्लेषण नहीं होता है बेटा। तो 10 ऐसे एमिनो अम्ल जिनका संश्लेषण नहीं होता है, उन्हें बाहर से भोजन में लेना क्या होता है, आवश्यक होता है। तो ऐसे एमिनो अम्ल को आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। मतलब वे एमिनो अम्ल जिनका उच्च जातीय श्रेणी कह दो या अपने मनुष्य कह दो, जिनमें उनका संश्लेषण नहीं होता है, उन्हें भोजन में लेना आवश्यक होता है। इन 10 एमिनो अम्लों को आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। इन एमिनो अम्लों को शरीर में कई व्याधियां उत्पन्न हो जाती है, कई प्रकार के रोग। यदि इन 10 प्रकार के एमिनो अम्ल को अपन नहीं लेंगे तो शरीर में कई प्रकार के विपरीत रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इन रोगों से बचने के लिए इन एमिनो अम्लों की आवश्यकता होती है। इनकी पूर्ति के लिए हम उन प्रोटीन का सेवन करना चाहिए जिनसे एमिनो अम्लों की प्रचुर मात्रा हो, जिनमें एमिनो अम्लों की प्रचुर मात्रा, ऐसे प्रोटीन का सेवन करना चाहिए जिससे ये एमिनो अम्ल इनमें पाए जाते हो। तो ये आवश्यक एमिनो अम्ल हो गए, ठीक है। इसके बाद में देखिए आगे वाला, कुछ प्रोटीन जैसे केसिन की बात करें, केसिन जानते हो आप, प्रोटीन होती है केसिन। कुछ प्रोटीन जैसे केसिन में सभी आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं और ये आवश्यक एमिनो अम्ल निम्न प्रकार के हैं। कोड अपना याद करने का है, टीवी मेलपथ। इन 10 आवश्यक एमिनो अम्लों को याद करने का सूत्र क्या है, टीवी मेलपथ है। टी का मतलब ट्रिप्टोफेन हो गया, वी का मतलब वेलिन हो गया, एम का मतलब मेथियोनिन हो गया, आई का मतलब हो गया आइसोल्यूसिन का मतलब हो गया, एल का मतलब ल्यूसिन हो गया, वो आइसोल्यूसिन आई का, और एल का ल्यूसिन हो गया। दूसरे एल का लाइसिन हो गया, पी का फेनिल एनिलीन हो गया, आर्जिनिन का पी का मतलब
ए आएगा बेटा, ए आएगा नहीं, ए का मतलब आर्जिनिन हो गया, टी का मतलब ट्रिप्टोफेन हो गया, एच का मतलब स्टेडीन हो गया। तो कुल मिलाकर के अपन बात करें कि टीवी मेल पथ अपना फॉर्मूला हो गया, टीवी मेल पथ। टी का मतलब ट्रिप्टोफेन, वी का मतलब वेलिन, एम का मतलब मेथियोनिन, आई का मतलब आइसोल्यूसिन, एल का मतलब ल्यूसिन, दूसरे एल का लाइसिन, पी का मतलब फेनिलिन, ए का मतलब आर्जिनिन, टी का मतलब थियोनिन, एच का मतलब स्टेडीन। तो ये आपके 10 आवश्यक एमिनो अम्ल हो गए जिनको भोजन में लेना आवश्यक है। यदि नहीं लोगे तो शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं आगे। अब आता पॉलीपेप्टाइड। क्या आता प्यारे बच्चों? पॉलीपेप्टाइड। तो पॉलीपेप्टाइड की बात करें, अब अनावश्यक एमिनो अम्ल किसे कहते हैं? ऐसे एमिनो अम्ल जिनको नहीं लेने पर या जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है, या जिनका अनावश्यक एमिनो अम्ल किसे कहेंगे? ऐसे एमिनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर में हो जाता है या जिनको नहीं लेने पर कोई शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, तो ऐसे एमिनो अम्लों को क्या कहते हैं? अनावश्यक। तो 20 में से 10 आवश्यक है, 10 क्या हो गए? अनावश्यक। जो आवश्यक बता दिया उसके अलावा जो बच गए वो अनावश्यक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ क्या बात करते हैं? पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन की बात करते हैं। चर्चा किसकी कर रहे हैं? पॉलीपेप्टाइड की बात करें या प्रोटीन? क्योंकि पॉलीपेप्टाइड से तो क्या बनती है? प्रोटीन बनती है। देखिए, पेप्टाइड के एक सिरे पर कार्बोक्सिलिक समूह, दूसरे सिरे पर मुक्त एमिनो समूह होता है। अतः ये दोनों ही एमिनो अम्लों से फिर से क्रिया कर सकते हैं और आगे से आगे जुड़ सकते हैं। मतलब ये एमिनो अम्लों की संरचना बात करें अपन, आगे से मिलकर के इस प्रकार की संरचना बना देते हैं। देखिए एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ देखिए। हाँ भाई, जैसे ये इधर देखना, ये अपने एमिनो अम्ल है, CH, ये R हो गया, ये C डबल बॉन्ड O और ये N है, OH, और इधर है आपका NH2। फिर दूसरा एमिनो अम्ल की बात करें, इधर NH2, CH, ये R, C डबल बॉन्ड O, OH। फिर इसी प्रकार ये NH2, CH, ये R हो गया, C डबल बॉन्ड O, OH। ये आपके एमिनो अम्ल है। यहां से एक H और यहां से एक O, यहां से एक OH और यहां से एक H, क्या बाहर निकल जाएगा? H2। इधर से देखो, यहां से एक OH और यहां से एक H, H2 बाहर निकल गए मान लो। अब देखो यहां क्या आया? NH2, CH, ये R हो गया, C डबल बॉन्ड O, फिर डायरेक्ट किसके जुड़ेगा? यहाँ से एक H निकल गया तो बच्चा क्या? NH, फिर CH, ये R, ये C डबल बॉन्ड O नहीं आएगा, ये आएगा NH आएगा, फिर वापस CH हो गया, ये R हो गया, ये आपका C डबल बॉन्ड OH। तो मैंने अभी क्या बताया था? एक सिरे पर एमिनो समूह पाया जाता है और दूसरे सिरे पर कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है। एक सिरे पर एमिनो समूह, दूसरे पर कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है। ये दूसरे एमिनो अम्ल के किसके साथ क्रिया कर सकता है? कार्बोक्सिलिक समूह के साथ क्रिया करने के लिए तैयार होता है। और यहाँ कार्बोक्सिलिक है तो दूसरे एमिनो अम्ल के किससे? एमिनो समूह के साथ क्रिया करने के लिए तैयार होता है। सही है, मतलब ये एमिनो समूह के लिए क्रिया करने के लिए तैयार होता है NH2 के लिए, और ये एमिनो समूह है तो ये कार्बोक्सिलिक समूह के साथ क्रिया करने के लिए तैयार होते हैं। तो इस प्रकार से क्रिया आगे से आगे होती रहती है और एक लंबी श्रृंखला का निर्माण होता रहेगा। ये आपके एमिनो अम्ल है, ये एमिनो अम्ल है, यहाँ से OH और यहाँ से H निकल गया तो देखो C डबल बॉन्ड O आ गया, और यहाँ NH2 था वहाँ NH आ गया, फिर CH, ये R, CH, ये R हो गया, C डबल बॉन्ड O, यहाँ से जल का अणु निकल गया तो यहाँ भी NH हो गया, तो ये आपका C डबल बॉन्ड O NH बन गया, फिर CH, ये हो गया, आगे से आगे क्रिया करता रहता है। तो इस प्रकार से लास्ट के सिरे खाली रहते हैं। ठीक है, अब बात अपन करते हैं, हाँ देखिए, अब पेप्टाइड के एक सिरे पर मुक्त कार्बोक्सिल समूह, दूसरे सिरे पर मुक्त एमिनो समूह। भी बताया मैंने कि पेप्टाइड की बात करें तो एक सिरे पर मुक्त कार्बोक्सिल समूह होते हैं, एक पर मुक्त एमिनो समूह होते हैं। ये दोनों ही एमिनो समूह से फिर क्रिया कर सकते हैं और इस प्रकार एमिनो अम्ल है वो पेप्टाइड बंधों के साथ में जुड़ते जाते हैं
और पेप्टाइड बंधों के द्वारा जुड़े एमिनो अम्लों की संख्या के आधार पर, जुड़े हुए एमिनो अम्लों की संख्या के आधार पर इसे निम्न 4 भागों में बांटा गया है। पेप्टाइड बंधों के द्वारा जुड़े हुए एमिनो अम्लों के आधार पर इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है डाईपेप्टाइड। सबसे पहले आता है डाईपेप्टाइड, उसे कहते हैं जिसमें 2 एमिनो अम्ल हो, संयुक्त होते हैं, जुड़े होते हैं। ट्राईपेप्टाइड करना है इसको, ट्राईपेप्टाइड। ट्राईपेप्टाइड की बात करें जिसमें 3 एमिनो अम्ल जुड़ेंगे। टेट्रापेप्टाइड की बात करें जिसमें 4 एमिनो अम्ल जुड़ेंगे। और पॉलीपेप्टाइड की बात करें जिसमें 10 या 10 से अधिक एमिनो अम्ल जुड़े हुए होंगे। तो इस प्रकार से एमिनो अम्लों की संख्या के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया कि ऐसे एमिनो अम्ल जिसमें 2 एमिनो अम्ल हो तो उसे डाईपेप्टाइड, 3 एमिनो अम्ल हो तो उसे ट्राईपेप्टाइड, और 4 एमिनो अम्ल हो तो उसे टेट्रापेप्टाइड कहते हैं। और यदि 10 या 10 से अधिक है तो उसे क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। अतः 10 या 10 से अधिक एमिनो अम्ल इकाइयों से बना हुआ पेप्टाइड उसे क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। 10 या 10 से अधिक एमिनो अम्लों की इकाइयों से बना पेप्टाइड उसे क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। पॉलीपेप्टाइड का अणुभार कितना होना चाहिए, 10,000 या उससे अधिक होने पर वह प्रोटीन बन जाता है। पॉलीपेप्टाइड का अणुभार 10,000 या 10,000 से अधिक होने पर वो प्रोटीन बन जाता है। अतः प्रोटीन वास्तव में या उच्च अणुभार वाले पॉलीपेप्टाइड होते हैं जिनमें 100 या 100 से अधिक एमिनो अम्ल है वो परस्पर पेप्टाइड बंध के साथ में जुड़े होते हैं, तो प्रोटीन का निर्माण होता है। वास्तव में बात करें अपन प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन उच्च अणुभार वाले पॉलीपेप्टाइड होते हैं जिनमें 100 या 100 से अधिक एमिनो अम्ल है वो परस्पर पेप्टाइड बंधों के साथ में जुड़े होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। तो आगे की अपन चर्चा करते हैं प्रोटीन के जैविक महत्व है। प्रोटीन के जैविक महत्व की बात करें, प्रोटीन का जैविक महत्व क्या होता है इसके बारे में चर्चा करें तो प्रोटीन में देखो रचनात्मक अवयव होता है। सबसे पहले प्रोटीन की जैविक महत्व की रचनात्मक अवयव जितने जो भी है वे प्रोटीन के कोशिकाओं के रचनात्मक अवयव बनाते हैं, जैसे अपने बाल वगैरह है, कोशिकाएं, मांसपेशियां है, ठीक है, इनकी बात करें तो कई प्रोटीन जैविक पदार्थों की संरचना विशेष होती है, अर्थात कई प्रोटीन है वो जैविक संरचनाओं का निर्माण करते हैं। जैसे स्तनधारियों में बाल हो गए, नाखून हो गए आदि केरोटीन नामक प्रोटीन से बने होते हैं। स्तनधारियों में बाल, नाखून आदि है वो कौन सी प्रोटीन से बने होते हैं, केरोटीन प्रोटीन से बने होते हैं। दूसरी बात करें संयोजी उत्तक की बात करें, किसकी बात करें, संयोजी उत्तक की बात करें वो कोलेजन नामक प्रोटीन के बने होते हैं। अगले बात करें मांसपेशियों की तो मांसपेशियों में देखो मायोसिन नामक प्रोटीन की बनी होती है। तो कुल मिलाकर के मैं एक बात कहूँ आपको कि कोशिकाओं की रचनात्मक अवयव की बात करें तो बाल, नाखून है वो केरोटीन से बने होते हैं। संयोजी उत्तक की बात करें वो कोलेजन प्रोटीन से बने होते हैं, और मांसपेशियां हो मायोसिन प्रोटीन की बनी होती है। तो ये आपकी केरोटीन प्रोटीन है, कोलेजन प्रोटीन है, मायोसिन प्रोटीन है, उनसे बनी होती है। तो सजीवों की कोशिकाओं में रचनात्मक अवयव, उनका रचनात्मक अवयव का निर्माण भी प्रोटीन के द्वारा होता है। अगला आता है एंजाइम अर्थात जैव उत्प्रेरक। अगला आता है एंजाइम तथा जैव उत्प्रेरक की बात करें। एंजाइम क्या होगा, जैव उत्प्रेरक की बात करें वो क्या होगा, देखिए तो उनके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले आता है एंजाइम और जैव उत्प्रेरक। जितने भी एंजाइम है उन्हें जैव उत्प्रेरक कह सकते हैं वो, क्योंकि जैव उत्प्रेरक है वो प्रोटीन से बने होते हैं और सजीवों में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। देखिए लगभग सभी एंजाइम है वो प्रोटीन के बने होते हैं। सजीवों में होने वाली सभी जैविक रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने के लिए या उत्प्रेरण करने का कार्य, महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है, इसलिए इसे एंजाइम या जैव उत्प्रेरक के रूप में भी काम में लिया जाता है। क्योंकि जितने भी एंजाइम है वो प्रोटीन के बने होते हैं और प्रोटीन जो है, जो प्रोटीन मिलकर के एंजाइम बनाती है। अब एंजाइम क्या करते हैं, जैव रासायनिक, सजीवों में अपने जीव, मनुष्य के जो जीव जंतु होते हैं उनमें जैव रासायनिक जो अभिक्रिया होती है वो एंजाइमों के द्वारा होती है। अगला आता है हार्मोन के रूप में। अगला आता है आपका हार्मोन्स के रूप में आता है। तो हार्मोन के रूप की बात करें तो एंजाइम की तरह क्या करते हैं बेटा, एंजाइम की तरह अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा उत्पन्न होने वाले लगभग सभी हार्मोन भी किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। जिस प्रकार एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं उसी प्रकार हार्मोन्स भी प्रोटीन के बने होते हैं। हार्मोन का जो स्राव होता है वो किससे होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा उत्पन्न होने वाले लगभग सभी हार्मोन भी प्रोटीन के बने होते हैं। आग्नेय में इंसुलिन, आग्नेय से इंसुलिन प्रोटीन का निर्माण, सॉरी इंसुलिन हार्मोन होता है
तो आग ये भी किसका बना होता है, आपका प्रोटीन का बना होता है। थायराइड ग्रंथि से कौन सा थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है, तो ये हार्मोन भी किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। तो कुल मिलाकर के अपन बात करें कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से उत्पन्न होने वाले सभी हार्मोन जो है वो प्रोटीन के बने होते हैं। तो हार्मोन के रूप में भी प्रोटीन कार्य करता है अपने शरीर पर। इसके बाद में आता है ऑक्सीजन वाहक के रूप में। प्यारे बच्चों, रक्त में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन, रक्त में पाए जाने वाली हीमोग्लोबिन ये प्रोटीन होती है। और रक्त में जो हीमोग्लोबिन होती है वो क्या करती है, फेफड़े से O2 को उठा करके ब्लड की सहायता से शरीर के प्रत्येक भाग में क्या करती है, O2 पहुंचाने का वाहक के रूप में, मतलब बस के रूप में या ट्रांसपोर्ट के रूप में कार्य करती है। सभी प्राणियों के द्वारा श्वसन में ली गई ऑक्सीजन को रुधिर में उपस्थित कौन सा प्रोटीन, हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन वाहक के रूप में महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसी कारण रक्त में यदि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो सांसें फूलने लग जाती है, क्योंकि शरीर के प्रत्येक भाग में आसानी से ऑक्सीजन का वहन नहीं हो पाता है, इसलिए ऑक्सीजन के वाहक के रूप में कार्य करते हैं। और सभी प्राणियों में श्वसन में ली गई ऑक्सीजन है रुधिर में उपस्थित हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन का महत्वपूर्ण कार्य करती है। अगले बात करें शरीर की सुरक्षा की बात करते हैं, तो देखो शरीर में उपस्थित इम्यूनोग्लोबिन नामक प्रोटीन आती है, इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन आती है नामक एंटीबॉडीज होती है जो संपूर्ण प्रोटीन की बनी होती है, जो सारी जो है वो प्रोटीन की बनी होती है। और ये शरीर में सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से हमारी क्या करती है, रक्षा करती है। तो बताइए आपके शरीर की सुरक्षा इम्यूनोग्लोबिन से होती है, जो एंटीबॉडीज होती है, एंटीबॉडीज शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाती है। ये सूक्ष्म जो है जीवों के संक्रमण से हमारी रक्षा करती है। इसके बाद में आता है शरीर की वर्दी और मरम्मत कार्य। इसके बाद में जो अगला टॉपिक आता है शरीर की वर्दी और मरम्मत कार्य की बात करिए। शरीर में संपूर्ण बाहरी आवरण, शरीर का संपूर्ण जो बाहरी आवरण है और मांसपेशियां है वो प्रोटीन की बनी होती है। शरीर के संपूर्ण बाहरी आवरण और मांसपेशियां प्रोटीन की बनी होती है और ये आकार को क्या करती है, बढ़ाती है। मतलब शरीर की जितनी भी मांसपेशियां हैं वो प्रोटीन की बनी होती है। मांसपेशियां बढ़ेगी, मायोसिन प्रोटीन है उसके द्वारा मांसपेशियां बनती है। तो अब बताओ यदि मांसपेशियों की संख्या बढ़ेगी तो शरीर का आकार क्या होगा, बढ़ेगा। तो शरीर के आकार को भी बढ़ाती है। आंतरिक उपापचय क्रियाओं के कारण उत्तक प्रोटीन का क्षय होता रहता है और इनकी मरम्मत एमिनो अम्लों के द्वारा होती है। आंतरिक उपापचय क्रिया होती है उनके द्वारा उत्तक प्रोटीन है उसका नष्ट होती रहती है और इसकी मरम्मत जो इस उत्तक प्रोटीन की जो मरम्मत है, ये उपापचय क्रियाओं में जो मरम्मत होती है वो एमिनो अम्लों के द्वारा होती है। तो ये प्यारे बच्चों आपके प्रोटीन और प्रोटीन के कार्य हो गए। इसी पार्ट में मैं एक एंजाइम और पढ़ा देता हूँ, ठीक है। अगले पार्ट को करते हैं, इसको एंजाइम की ओर पढ़ लेते हैं। तो एंजाइम क्या होता है बेटी, देखो एंजाइम की बात करें अपन सबसे पहले, तो एंजाइम वो जो प्राकृतिक है या प्रकृति में सरल और संयुक्त दोनों प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम है वो प्राकृतिक जो है वो सरल और संयुक्त प्रोटीन से बने होते हैं। और अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एंजाइम जो है सभी प्रकार के जो एंजाइम है वो प्रोटीन के बने होते हैं और वो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। विशिष्ट उत्प्रेरक का मतलब हो गया कि एक एंजाइम है वो एक ही अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है, सभी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं कर सकता। इसलिए ये एंजाइम है वो विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। प्यारे बच्चों, कौन सी प्रकृति के होते हैं, विशिष्ट प्रकृति के। अर्थात एंजाइम जो सभी एंजाइम है वो प्रोटीन के बने होते हैं और जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। कुछ एंजाइम को खमीर से प्राप्त किया जाता है। प्यारे बच्चों, कुछ एंजाइम है वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, खमीर से प्राप्त किया जाता है। इसलिए उन्हें एंजाइम जो नाम शब्द है वो क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि ग्रीक भाषा में एन का मतलब होता है इन और जाइमेज का अर्थ होता है ईस्ट। ईस्ट को क्या कहते हैं, खमीर कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इन ईस्ट का मतलब हो गया खमीर में उपस्थित। इस कारण ईस्ट खमीर में उपस्थित होने वाले को एंजाइम नाम दिया गया, ठीक है। तो कुछ एंजाइम जो खमीर से प्राप्त किया जाता है इसलिए इसको एंजाइम नाम दिया गया। क्यों दिया गया, क्योंकि एन का मतलब होता है इन और जाइमेज का मतलब होता है खमीर। मतलब ऐसे एंजाइम जो खमीर में पाए जाते हैं इसलिए उनका नाम दिया गया, एंजाइम शब्द दिया गया। अधिकांश एंजाइम जो है वो कौन सी प्रोटीन के बने होते हैं, याद रखने वाली बात है, अधिकांश एंजाइम जो है वो गोलाकार प्रोटीन के बने होते हैं। और प्यारे बच्चों, आप सबको पता होगा कि ये जो आपके सोइल केमिस्ट्री है, सोइल केमिस्ट्री है वो 11वीं और 12वीं दोनों के लिए आवश्यक है, जेड के लिए भी आवश्यक है। प्यारे बच्चों, अपन जो है 11वीं और 12वीं दोनों के लिए, ये 12वीं का टॉपिक भी है और 11वीं का भी बता सकते हैं इसको।
और आपका जो ये टॉपिक है वो सोइल केमिस्ट्री है, वो जेट में भी आती है। तो लगभग क्वेश्चन कैसे आ गया, अधिकांश एंजाइम कौन सी प्रोटीन के बने होते हैं, तो आंसर आ जाएगा गोलाकार प्रोटीन के। लगभग 3000 एंजाइम की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 300 एंजाइम को व्यापारिक उत्पादन किया जा सकता है। लगभग 3000 एंजाइम की पहचान हो चुकी है आज तक, और उनमें से 300 ऐसे एंजाइम है जिनका उत्पादन व्यावसायिक रूप से किया जा सकता है। उनके बारे में आगे बात करते हैं। एंजाइम को वर्गीकरण और नामकरण की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय एंजाइम आयोग ने एंजाइम को मुख्यतः निम्न 6 भागों में वर्गीकृत किया गया। अंतर्राष्ट्रीय एंजाइम आयोग ने एंजाइम को मुख्यतः 6 भागों में क्या किया गया, वर्गीकृत किया गया। उनमें सबसे पहला आता है ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज की बात करें, ये क्या होता है, जैव रासायनिक क्रियाओं में देखो क्या काम करता है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों के रूप में कार्य करता है। दो पदार्थों के मध्य जो होता है विनिमय होता है, वो इसका कार्य करता है। मतलब ये इसी की बात है, इसी की लाइन है, याद रखना कि जैव रासायनिक में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाओं का कार्य करता है। अर्थात दो, देखो ये इसका कार्य है। थोड़ा सा लिखने में टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, देख लेना बेटा भाई। ऑक्सीडो रिडक्टेज की बात करें, वो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण और अपचयन का कार्य करती है। ट्रांसफेरेज की बात करें, दो पदार्थों के मध्य समूह का विनिमय होता है। देखो ये दो पदार्थ आपका एक रिएक्शन, देखो नीचे दे रखी है, ये रिएक्शन क्या कर रहे हैं, यहाँ इसमें ये टूटेगा, सी तो जुड़ गया एक के साथ, बी जुड़ जाएगा डी के साथ। तो इस प्रकार से दो पदार्थों के मध्य समूह का विनिमय होता है, वो ट्रांसफेरेज कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रांसफेरेज कहलाता है। इसके बाद में हाइड्रोलाइजेज का मतलब होता है जलावटन अभिक्रिया, जलावटन क्रिया, जिसमें देखो यहाँ से बंध टूटेगा। जलकाणु आप सबको पता होगा, जलकाणु होता है HOH होता है, AB हो गया। तो प्यारे बच्चों एक के साथ जुड़ गया OH, तो B के साथ जुड़ जाएगा H। इस प्रकार से आपका एक के साथ जुड़ गया OH, B के साथ जुड़ गया H। ये उल्टे भी जुड़ सकते हैं, मतलब यहाँ एक के साथ जुड़ जाएगा H और एक के साथ जुड़ जाएगा OH हो जाएगा। इसके बाद में लाइसेज की बात करें, जलावटन के अतिरिक्त किसी अन्य पदार्थ को समूह से हटाना होता है तो उसे लाइसेज कहते हैं। जलावटन के अतिरिक्त यदि किसी पदार्थ को हटाना है, जैसे यहाँ से AB में से एक को अलग करना है B को, तो यहाँ कौन सी एंजाइम काम में लेंगे, लाइसेज एंजाइम काम में लिए जाएंगे। इसके बाद में आइसोमेरेजेज एंजाइम की बात करें, समावीकरण अभिक्रिया कहलाती है, जिसमें एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। समावेवी अभिक्रिया उसे कहते हैं कि जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, संरचना भिन्न भिन्न होती है, उसे समावेवीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब अगला आता है लाइगेजेज आता है या लाइगेसेस आता है, जो ATP के साथ युग्मन अभिक्रिया करता है। तो इस प्रकार से 6 एंजाइम हो गए। इसमें जो ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम है उसके 2 कार्य साथ है, जिनमें 2 कार्य कौन कौन से हैं, जैविक ऑक्सीकरण और अपचयन क्रियाओं के में भाग लेता है, ठीक है। दूसरा है ट्रांसफेरेज की बात करें, दो पदार्थों ऑक्सीडो रिडक्टेज तो क्या है आपका, जैविक ऑक्सीकरण और अपचयन है, और ट्रांसफेरेज है वो दो पदार्थों के मध्य विनिमय अभिक्रिया, जिसमें A और B है, उनके साथ एक्सचेंज कर रहा है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है जलावटन अभिक्रिया, लाइसेस का मतलब होता है जलावटन के अतिरिक्त अन्य पदार्थ को या समूह को हटाना होता है, और आइसोमेरेज का मतलब होता है समावीकरण अभिक्रिया, और लाइगेजेज का मतलब होता है ATP के साथ में युग्मन अभिक्रिया करता है। तो ये आपके एंजाइम के 6 प्रकार वर्गीकृत कर दिया गया है। पहले का ये है, दूसरे का ये दोनों साथ है भाई। थोड़ा सा देखने में, थोड़ा टाइपिंग में होने वाला मिस्टेक हो गई, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं आगे। हाँ भाई, सामान्यतः एंजाइम के नाम लिखते समय सब स्टेट के नाम के अंत में अनुलग्न के रूप में कुछ बच्चे देखो इसको एस कहते हैं और कुछ एज कहते हैं, तभी तो इनके नाम में, जैसे माल्टेज है तो कुछ माल्टेस भी बोल सकते हैं और माल्टेज भी बोल सकते हैं। तो मतलब इसके एज भी हो सकता है और एस भी हो सकता है। तो आप कुछ भी नाम सब जोड़ सकते हो, गलत नहीं होगा। देखो माल्टोज के जलावटन के लिए क्रिया को उत्प्रेरक करने के लिए कौन से एंजाइम, अब इसको कुछ बच्चे इसको माल्टेस बोलते हैं और कुछ इसको माल्टेज बोलते हैं। तो एक ही बात है, एज लगाओगे तो माल्टेज, एस लगाओगे तो माल्टेस। अब यहाँ देखो टाइलिन की बात करें तो ये कौन सी है, मूल आर होती है। टाइलिन कहाँ से उत्पन्न होती है, मूल आर से उत्पन्न होती है। कार्य क्या काम करती है, पॉलीपेप्टाइड को है वो माल्टोज में चेंज करती है। पॉलीपेप्टाइड को किस में चेंज करती है, माल्टोज में। तो टाइलिन एंजाइम है वो कहाँ से उत्पन्न होता है, मूल आर से उत्पन्न होगा। क्या कार्य है, क्रियाधार का मतलब क्रियाकारक को उत्पाद बदलती है। पॉलीसेक्राइड है उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देती है।
दूसरे नंबर पे आती है माल्टेज। माल्टेज को कहते हैं आतरस। आतरस को कहते हैं, कहां से उत्पन्न होती है माल्टेज, कहां से उत्पन्न होती है आतरस से उत्पन्न होगी। और माल्टोज को, माल्टेज तो माल्टोज को किस में बदलेगी, ग्लूकोज में बदलती है। माल्टोज को किस में बदलती है, ग्लूकोज में। अब आती है अगली एंजाइम की बात करें, एमाइलोप्सिन की बात करें तो ये आग्नेय से रस से उत्पन्न होगा। और पॉलीसेकेराइड को ये भी किस में कन्वर्ट करता है, माल। तो दोनों का कार्य एक ही है, टाइलिन का भी वही कार्य है जो एमाइलोप्सिन का कार्य है। अब अगली आती है पेप्सिन। पेप्सिन कहाँ से उत्पन्न होती है बेटा, उदर जठरस से उत्पन्न होती है। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड या पेप्टाइड में कन्वर्ट करती है। नंबर 5 पे आता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन में क्या होता है, आग्नेय से रस से उत्पन्न होगी। कार्य क्या है, प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड को किस में चेंज कर देता है, पेप्टाइड में चेंज कर देता है। मतलब प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड को किस में चेंज करता है, पेप्टिन चेंज कर देता है। तो ये आपके कितने हो गए, 5 एमिनो अम्ल हो गए। इसके बाद में अगला आता है लाइपेज की बात करें। लाइपेज जो एंजाइम है वो जठर, उदर जठरस से उत्पन्न होता है। वसा को ग्लिसरॉल और वसीय अम्लों में तोड़ देता है। वसा को किसमें अपघटित करता है, ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल में तोड़ देता है। अगला आता है डिऑक्सीराइबोज। डिऑक्सीराइबोज कहाँ होगी, आग्नेय, आंत्र आग्नेय से रस से उत्पन्न होगा। ये डीएनए को है ओलिगो या मोनो न्यूक्लियोटाइड में चेंज करता है। मतलब डीएनए को है वो न्यूक्लियोटाइड में चेंज कर देता है। इसी प्रकार राइबोज की बात करें, ये भी आंत्र आग्नेय से रस से उत्पन्न होता है। और ये आरएनए है आपका, उस आरएनए को ओलिगो या मोनो न्यूक्लियोटाइड में तोड़ देता है। मोनो न्यूक्लियोटाइड तो एक अणु होता है, ओलिगो में 2 से 10 मोनो न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं। तो इस प्रकार से डिऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है वो डीएनए को किसमें तोड़ता है, न्यूक्लियोटाइड में। राइबोज न्यूक्लिक अम्ल है वो आग्नेय से रस से प्राप्त होगा, लेकिन आरएनए को किसमें तोड़ता है, न्यूक्लिक अम्ल में तोड़ता है। दोनों ये न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। अब अगला पॉइंट आता, देखिए अगला पॉइंट की बात करें, एंजाइम की बात करें, वहीं पड़ा होगा। अब बात करते हैं एंजाइम के गुणधर्म की बात कर रहे हैं। किसकी बात करें, एंजाइम गुणधर्म की बात करें। ये रंगहीन ठोस पदार्थ होते हैं, जल और लवणों को तनु विलयन में विलय होते हैं। इनका आणविक द्रव्यमान अधिक होता है और इनकी प्रकृति कैसी होती है, कोलाइडी प्रकृति। एंजाइम की बात करें तो एंजाइम गुणधर्म की बात करें, ये रंगहीन ठोस पदार्थ है, जल और लवणों में तनु विलीनों में विलय होते हैं। इनका आणविक द्रव्यमान अधिक होता है और इनकी प्रकृति कोलाइडी प्रकृति की होती है। कैसी प्रकृति की होती है, कोलाइडी प्रकृति की। तो एंजाइम की बात करें, ये रंगहीन ठोस पदार्थ है तथा जल और लवणों में तनु विलीनों में क्या होते हैं, विलय होते हैं। इनका आणविक द्रव्यमान क्या होता है, अधिक होता है। इनकी प्रकृति कैसी होती है, कोलाइडी प्रकृति की होती है। कैसी प्रकृति का होता है बेटा, कोलाइडी प्रकृति का होता है। ये शरीर की बात करें, अगली बात करते हैं अपन। हाँ भाई, ये शरीर के तापमान, प्यारे बच्चों 37 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं। और सामान्य पीएच की बात करें तो 6 से 8 पीएच पर अधिक सक्रिय होते हैं। कौन, एंजाइम। एंजाइम अवशिष्ट का मतलब होता है विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, अर्थात एक एंजाइम किसी एक विशेष अभिक्रियाओं को क्या करता है, उत्प्रेरित करता है। एक एंजाइम सभी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं कर सकता, इसलिए एंजाइम विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। इनकी सक्रियता कुछ कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों में, इनकी सक्रियता कुछ कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों के द्वारा नियमित या कम किया जा सकती है। इनकी सक्रियता को कम कर सकते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ मिलाकर के, या इनको कम कर सकते हैं। इन एंजाइम की अत्यंत कम मात्रा की आवश्यकता होती है, अतः अभिक्रिया को उत्पन्न के लिए पर्याप्त होती है। मतलब थोड़ी सी मात्रा, अत्यंत सूक्ष्म मात्रा ही एंजाइम की आवश्यकता होती है। इनकी उपस्थिति में एंजाइम की जो दर है वो 10 की घात 20 गुना हो जाती है। एंजाइम की जो दर है वो 10 की घात 20 गुना क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। 10 से 20 गुना वृद्धि हो जाती है, ठीक है। यहाँ 10 की घात 20 से वृद्धि हो जाएगी। एंजाइम की क्रियाविधि देखिए, एंजाइम कौन सी विक्रियाओं को क्या करता है, परिवर्तित करता है, उत्प्रेरित करता है। एंजाइम जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए पथ को बदल देता है, क्योंकि कोई प्रक्रिया यदि धीमी गति से हो रही है तो उसके पथ क्या होगी, सक्रियण ऊर्जा होती है, ऐसे देखा आपने देखा होगा। अब इधर से इधर जाने के लिए इतनी ऊर्जा चाहिए। अब एंजाइम क्या करता है, इसके पथ को ऐसे चेंज कर देगा। तो पहले की तुलना में जो एंजाइम है वो पहले की तुलना में देखो, अब इसमें इतनी ऊर्जा चाहिए, इसमें कम। तो एंजाइम, ये एंजाइम की अनुपस्थिति में है और ये एंजाइम की उपस्थिति में है। तो एंजाइम क्या करता है, उसके पथ को बदल देता है, जिससे
अत्यंत कम सक्रियण ऊर्जा, ये सक्रियण ऊर्जा ज़्यादा आती है, अब कम सक्रिय, अत्यंत कम सक्रियण ऊर्जा पर संक्रमणावस्था प्राप्त हो जाती है, इसलिए इसका वेग बढ़ जाता है। एंजाइम के सक्रिय केंद्र होते हैं जिस पर सबस्ट्रेट क्रिया के द्वारा संपन्न होती है। एंजाइम पर सक्रिय केंद्र होता है जिन पर सबस्ट्रेट क्रिया करके संपन्न अभिक्रिया कराते हैं या अभिक्रिया को संपन्न करवाते हैं। तो ये एंजाइम की क्रियाविधि थी जो निम्न 4 स्टेप में पूरी होती है। एंजाइम की निम्न जो अभिक्रिया वो 4 पदों में होती है। पहला देखिए, एंजाइम है आपका और ये सबस्ट्रेट मिलकर के एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल का निर्माण करते हैं। दूसरे में एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल है वो एंजाइम मध्यवर्ती संकुल में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा, एंजाइम मध्यवर्ती उत्पाद जो संकुल है वो मध्यवर्ती एंजाइम उत्पादन या उत्पाद संकुल में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। और लास्ट में नंबर पे क्या आता है, एंजाइम जो उत्पाद है संकुल है वो एंजाइम और उत्पाद में अलग हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के बात अपन ये करें, इसको शॉर्ट में ऐसे पढ़े कि एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलकर के एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल बनाते हैं। फिर एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल है वो एंजाइम मध्यवर्ती संकुल में बदल जाते हैं और एंजाइम मध्यवर्ती संकुल है वो एंजाइम प्रोडक्ट में बदल जाते हैं संकुल में, और लास्ट में एंजाइम आपका अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। तो ये आपके 4 स्टेप ऐसे हो गए जिसमें ES मिलकर के ES संकुल बनाता है, ES संकुल से EI संकुल में परिवर्तन हो जाएगा, EI से EP संकुल में, और फिर लास्ट में E और P अलग हो जाता है। तो ये था आपका। इसके बाद में जहाँ बात करें एंजाइम की बात करें तो E आपका एंजाइम हो गया, S आपका सबस्ट्रेट हो गया, ES का मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल हो गया, EI का मतलब एंजाइम मध्यवर्ती संकुल हो गया, और EP का मतलब हो गया एंजाइम उत्पादन संकुल कह सकते हो, और ये आपका P हो गया उत्पादन, उत्पादन को उत्पाद भी कह सकते हैं ना। तो एंजाइम उत्पाद संकुल हो गया, ये उत्पाद संकुल हो गया, ठीक है। E का मतलब एंजाइम, S का मतलब सबस्ट्रेट, ES का मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल, EI का मतलब होता है एंजाइम मध्यवर्ती संकुल, और EP का मतलब एंजाइम उत्पाद संकुल, और P का मतलब प्रोडक्ट संकुल। तो इस प्रकार से ये आपके वर्णन हो गया। इसमें आता है एंजाइम की उपयोगिता। एंजाइम मुख्यतः पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। एंजाइम का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो पाचन क्रिया है। पाचन क्रियाओं में एंजाइम सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ एंजाइम है वो रोगों को रोकथाम के लिए भी आवश्यक होता है, जैसे एल्बिनिज्म रोग। कौन सा रोग? एल्बिनिज्म रोग है जो एंजाइम है ट्रायोसिनेज की कमी से होता है। एल्बिनिज्म रोग जो है वो एंजाइम ट्रायोसिनेज की कमी से होता है, लेकिन इसकी कमी को, इस एल्बिनिज्म रोग को बचाने के लिए उसको भोजन में ट्रायोसिनेज एंजाइम की पूर्ति कर दे या उसको दे करके उसकी पूर्ति करके इस रोग को रोका जा सकता है। इन रोगों के उपचार में भी प्रयुक्त किया जाता है। इसको रोगों के उपचार में भी प्रयुक्त किया जाता है, जैसे हृदय रोग के उपचार में स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम। कौन सा? स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम है वो रक्त के थक्के को विलय करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसको, इस एंजाइम को, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम है उसको अपने को टेबलेट के रूप में दिया जा सकता है, भोजन में दिया जा सकता है, जिससे रक्त के थक्के बनने में रोक देता है। देखा होगा आपने अर्जुन की छाल जो जिसमें है स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम पाया जाता है। इनका उपयोग उद्योगों में, जैसे मदिरा उद्योग है, वाइन है, विस्की है, चमड़े है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में भी इसको प्रयुक्त किया जाता है। तो ये आपके क्या थे? एंजाइम और उसके एंजाइम के उपयोग हो गए। अब अगले जो वीडियो है, अगली क्लास है, उसमें न्यूक्लिक अम्ल पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस क्लास में अपने पढ़ लिया प्रोटीन, एमिनो अम्ल पढ़ लिया और एंजाइम पढ़ लिया। तो अगले में अपन न्यूक्लिक अम्ल पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।